माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे हिस्ट्री का हम कह सकते हैं सबसे बड़ा इन्वेंशन था, क्योंकि इस इन्वेंशन से पहले जो मानव जीवन था, जो मनुष्य का जो जीवन था, वो एक तरह से बिजली के बिना था। तो हम कह सकते हैं कि जो आदिमानव का जीवन था उसी तरीके से लाइट के लिए मशाल जलाना पड़ता था। बहुत दूर ट्रेवल करने के लिए खच्चर और घोड़े गाड़ी का उपयोग करना पड़ता था। तो मनुष्य का जीवन का भाई काफ़ी कठिन था। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे और हेनरी के द्वारा किए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट के बाद ह्यूमन लाइफ ट्रेमेंडसली चेंज हो गई, क्योंकि हमको बिजली बनाने का तरीका पता चल गया। बिजली तो हमने देखा था भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो कि लाइटनिंग के दौरान होती है, वो बिजली तो हमने देखा था। लेकिन बिजली खुद बनाने का तरीका हमारे पास ऐसा नहीं था मेथड इस एक्सपेरिमेंट से पहले, जिसमें कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे या बड़े लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है कि मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये क्या होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स के होता है क्या कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तुम्हें पता है कि हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और मैग्नेट भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। इसका डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलरली, नॉर्मली थ्रू अ सरफेस is called magnetic flux through that surface. This is called magnetic flux through that surface. Through that surface. ठीक है, ये क्या है? ये तो कहा जाता है कि कोई एक सरफेस गिवन हो, कोई भी एक सरफेस, जैसे मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं, इस चीज़ की स्टडी, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाता था, तरीका भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का यही है। क्या? ये तो देखो, कहा जाता है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। लेकिन डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं, ऐसे। ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? ऑब्वियसली इधर नॉर्थ पोल रख दो, दूसरी साइड में साउथ पोल रख दो मैग्नेट का, तो इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। और इसमें कोई एक सरफेस हमने ले लिया। ये सरफेस कुछ इस तरीके से है, देखो ऐसे तिरछा है, ठीक। तो हर सरफेस का अपना एक एरिया वेक्टर होता है। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, ये हमने मान लिया कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो ये है, ऐसे। ये है इसका एरिया वेक्टर। चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे। और इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी के। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन किया जाता है किसी भी सरफेस से, दिस इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस एंड एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस।
यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is defined as dot product of magnetic field at the surface, magnetic field at the surface and area vector of surface, area vector of surface। ये इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन होगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है बी का, और इसका जो एरिया वेक्टर है इस जगह पे, एरिया वेक्टर समझते हो ना, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर जो है वो ए का है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा फाई बी, दैट इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, या इसको हम लिख सकते हैं क्या, बी ए कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दिस इज एंगल थीटा। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसका यूनिट होगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला और एरिया वेक्टर का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा ये होगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, यहाँ पे एक बात ध्यान दो, इनमें स्पेशल केसेस मैं बता रहा हूँ। केस 1 देखो कैसे ये थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो क्या होगा, तो ध्यान देना कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका यूनिट जरूर लिख लेना, यूनिट मैं लिख दे रहा हूँ टेस्ला मीटर स्क्वायर, और इसको कहते हैं वेबर, वेबर। ध्यान देना, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आएगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे हैं, ठीक है। देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने दूसरी जगह भी बना दिया, और जो एरिया वेक्टर है वो इसमें कुछ इस तरीके से रखा गया हो, ऐसे, ये जो सरफेस है वो इस तरीके से रखा गया हो ताकि इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो गया ए, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है बी, तब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा फाई इज इक्वल टू, इस केस में बी इंटू ए हो जाएगा, और ये मैक्सिमम होगा। इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम इससे पास कर रही है। ठीक है, नोट कर लिए। ओके, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अगर दूसरी बात, सेकंड पॉइंट है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री हो तो, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसे सिचुएशन में फिगर कैसे बनेगा, देख लो आप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हैं जो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें जो एरिया हमको लेना है वो इस तरह से लेना है कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी इस तरीके से। ध्यान दो, ये है हमारा सरफेस और इसका एरिया वेक्टर हो गया ऐसे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये जो सरफेस है ना पूरा लीन है, अलाइंग है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फाई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा।
ठीक है। और थर्ड केस है कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो ऐसे सिचुएशन में cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो जो फ्लक्स होगा वो -BA हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, फोर्थ पॉइंट यहाँ तक नोट कर लिया आपने? ओके। नेक्स्ट है, फोर्थ पॉइंट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यूनिफॉर्म नहीं हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, तब अगर हमें हमें फ्लक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे आप ऐसे समझ लो कि सपोज करो ये हमारे पास हमारे पास एक मैग्नेट है ना, इस तरह से समझो, यानी ये हमारे पास एक मैग्नेट है इस तरीके से, इसका मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरह से बनती हैं, है ना, अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ, बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है ऐसे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है। तो कोई एक जनरल एरिया हमने ले लिया यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये केस नंबर फोर्थ बना देता हूं मैं। ये है फोर्थ। क्या है इसमें कि इफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी इफ मैग्नेटिक फील्ड over the surface is non uniform, ये क्या हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ध्यान दो इधर, ऐसे सिचुएशन में एक वेरी स्मॉल एरिया हम ले लेंगे डीए का। चलो ये एरिया हमने ले लिया डीए का, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इस डायरेक्शन में है, इनके बीच का एंगल ये थीटा है। तो हम कहेंगे कि इफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, then magnetic flux through very small area, magnetic flux through a very small area, very small area dA, d phi is equal to, ये हो जाएगा b डॉट dA। ठीक है, एक वेरी स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकाल लेंगे डी फाई, दिस इज इक्वल टू बी डॉट ई ए। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू होल एरिया, चलो आगे मैं बता देता हूँ। तो देयरफॉर magnetic flux through whole area, given area, magnetic flux through the given area phi is equal to integration of b dot da। समझे? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें छोटे छोटे एरिया से फ्लक्स निकालो, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो और सबको ऐड करो, तब ये जो क्वांटिटी मिलती है ये इंटीग्रेशन से मिलेगी। ठीक है, तो लिखना आसान है, करना बड़ा मुश्किल काम है। ओके। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट के बाद एक और पॉइंट मैं इसमें बना दे रहा हूँ, ये है सिक्स्थ पॉइंट। ये सिक्स्थ पॉइंट में क्या है, ध्यान दीजिए सर, ये फोर्थ पॉइंट था ना, फिफ्थ पॉइंट नेक्स्ट। इसमें पानी ले लो आप। हाँ, इसमें कहा जाए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन, और कितना था वो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। लेकिन यहाँ पे कुछ और आएगा, देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स
through a closed surface, is जीरो। यानी कोई भी क्लोज सरफेस हो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा, देखो आप, कोई भी एक मैग्नेट अगर होता है, जैसे मान लो ये मैग्नेट हमने लिया, इसके अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों ही पोल होंगे, और जब हम एक इस तरह से क्लोज सरफेस लेंगे, है ना, जो क्लोज सरफेस जैसे मैग्नेट आता हो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस तरह से होंगे, नॉर्थ से निकल के साउथ में इंटर करती हैं, है ना, तरीके से। तो ये आप कह सकते हो कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें नॉर्थ पोल से निकल रही हैं उतनी साउथ पोल पे इंटर कर जा रही हैं। इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस ये जीरो होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू फाई, एंड दिस इज इक्वल टू बी डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसी को कहा जाता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ऐसा क्यों हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जा रहा है क्लोज सरफेस से, क्योंकि magnet have always a magnet always magnet have always two poles, north pole and south pole. Monopoles are not possible. Isolated monopoles of magnet is not possible. So a magnet have always two poles, and number of magnetic field lines passing the surface from the north pole is same as number of magnetic field lines entering to the surface at south pole. That is why net magnetic flux through the surface is जीरो। ओके, तो ये था मैग्नेटिक फ्लक्स। जब ये समझ में आ गया तो फिर हम अगला टॉपिक करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।